तो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। देखिए, आज जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 5 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा यूके ट्रिपल एसएससी अकाउंटिंग सीरीज का। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपको एज इट इज़ मिलेंगे। देखिए, ये है हमारा लेक्चर 5 किस पे बेस्ड, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पर। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में भाई हम क्या क्या पढ़ेंगे वो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स के बाद हम इसमें बात करेंगे अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देन उसके बाद हम इसमें बात करेंगे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। उनको मतलब याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें याद करना है। वैसे कोई ट्रिक होती नहीं है, लेकिन तब भी मैंने कुछ इसके लिए निमोनिक कोड्स आपको याद करने के लिए बनाए हैं, जिससे कि आप आसानी से कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भूलेंगे नहीं कि कौन से AS1 में क्या आता है, AS2 में क्या आता है, AS3 में क्या आता है या फिर AS4 में क्या आता है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बेसिकली ये जो तीनों चीजें जो है, प्रिंसिपल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर हम इनको बोलें यहाँ पर ना, तो ये सिंपली यहाँ पे एक तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही ये सारी चीजें आती हैं, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें यहाँ पर, अब एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया हमारा क्या होता है क्या नहीं होता। एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल क्या होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल हिंदी में हमने बात की होगी। आप नॉर्मली अगर हम आम भाषा में बात करें, आम लोगों की भाषा में जो ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बोले जाने वाला जो टर्म है, प्रिंसिपल को बोला जाता है कोई भी एक सिद्धांत, एक जनरल लॉ। तो लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो मैं पूरा का पूरा आपको डेफिनेशन बताऊंगा जो अलग अलग जैसे जैसे अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज ने, रेगुलेटरीज बॉडीज ने दी है। तो सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन और जो परिभाषा जो मानी जाती है अकाउंट्स में, वो मानी जाती है AICPA के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू AICPA, अकॉर्डिंग टू AICPA। AICPA ने क्या परिभाषा दी? अच्छा, AICPA की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछले लेक्चर में, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या परिभाषा दी भैया, प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, ये आप बताइए हमारा प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल बेसिकली क्या है हमारा, प्रिंसिपल मीन्स क्या, एक जनरल लॉ। जनरल लॉ क्या है, ये हमारा जनरल लॉ है। ए जनरल लॉ, और क्या बोल सकते हैं, और रूल्स adopted or professed as a guide to action comma a settled ground or basis of conduct और प्रैक्टिस। मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पर आपको कुछ जो टर्म्स हैं बड़े खतरनाक लग रहे होंगे, बड़े याद करने में मुश्किल होगी आपको, लेकिन देखिए जो डेफिनेशन होती है इनको आपको एज इट इज याद करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ये डेफिनेशंस भी, परिभाषाएं भी। देखिए प्रिंसिपल का मतलब क्या है हमारा, प्रिंसिपल का मतलब है जनरल लॉ, एक ऐसा सिद्धांत या कोई ऐसा कानून, और रूल्स अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज ए गाइड टू एक्शन, किसी भी चीज को करने के लिए जो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी सारी चीजें आप, प्रोफेस्ड का मतलब है, प्रोफेस्ड एज ए गाइड मतलब प्रोफेस्ड का मतलब कुछ पहले से किन्हीं लोगों ने, किन्हीं मतलब एक्सपर्ट्स ने, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने कुछ जो अगर रूल्स दिए हैं उनको फॉलो करने के साथ साथ
उनको जो रूल्स उन्होंने दे दिए उनको फॉलो करके उस चीज को अप्लाई करना हमारे अकाउंट्स में। अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। अब अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, अब ये एक तरीके से सेटल्ड ग्राउंड इन्होंने बोल दिया कि भाई इस चीज को इस तरीके से करना है। जैसे हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं, कौन से होते हैं हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सारे होते हैं, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन द सेम वे रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो वो सारे के सारे आपको पता है, पहले से बता दिए कि ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो डेबिट किस चीज को करना है, क्रेडिट किस चीज को करना है, वो सारे के सारे एक लॉ, एक जनरल लॉ, एक प्रिंसिपल दिया हुआ है। जो भी चीज आएगी उसको आपने डेबिट करना है, जो भी चीज जाएगी उसको आपने क्रेडिट करना है। तो एक तरीके से ये सारी चीजें होती है हमारी प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल से ही हमारी दूसरी चीज बनती है हमारी क्या? गैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप? सीधा सीधा पूछ लिया था यूपी के असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में कि भाई बताइए भैया गैप की फुल फॉर्म क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, गैप की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गैप की फुल फॉर्म क्या होती है भैया, यहाँ पे देखिएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी क्या है? ये भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करते समय फॉलो करते हैं, और ये भी प्रिंसिपल का पार्ट ही है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसके अलावा अगर हम इन प्रिंसिपल्स को भी देखें कि भैया प्रिंसिपल्स को अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग पाएंगे कि प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। प्रिंसिपल्स में हमारी आती है कॉन्सेप्ट्स और दूसरे आते हैं हमारे कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात आती है हमारी इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? नेसेसरी एजम्पशन और आइडियाज। और कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? कस्टम ट्रेडिशन, कस्टम ऑब्लिक ट्रेडिशंस जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो। जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग के फादर जो जनक कहा गया, वो किसको कहा गया? लुका पेसियोली को। उन्होंने क्या बोला कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन के हर एक ट्रांजैक्शन की जो है वो दो साइड एंट्री होगी, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो वो एक तरीके से आपने एक क्या है, कन्वेंशन उसको मान लिया। कॉन्सेप्ट क्या है? हम कोई भी चीज जब करते हो आप किसी चीज को मान के चलते हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेसेसरी एजम्पशन। आप कोई भी कार्य करते हो तो आप किसी चीज को मान के चलते हो, इस चीज का कॉन्सेप्ट ये, तो हम इस चीज को ऐसे करेंगे। कन्वेंशन जो आप पहले से जो चीज चली आ रही है आप उसी को फॉलो कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई भी नई चीज इसमें नहीं कर रहे हो। कस्टम ट्रेडिशंस जो कि बेसिकली एक तरीके से सर्व करता है, एक तरीके से गाइड की तरीके से, जब भी आप कोई अलग अलग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाओगे तब। जैसे मैंने आपको लुकास पेसियोली का एग्जांपल दिया। लुकास पेसियोली क्या थे? लुकास पेसियोली जो थे वो हमारे डबल एंट्री बुक कीपिंग के फादर माने जाते हैं। उन्होंने किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डबल एंट्री बुक कीपिंग का। तो उन्हीं के बनाए गए डबल डेबिट एंड क्रेडिट और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिद्धांत को हम अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते समय फॉलो करते हैं। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों एक तरीके से प्रैक्टिकेबिलिटी व्यू। प्रैक्टिकेबिलिटी व्यू, देखिए प्रैक्टिकेबिलिटी व्यू में ना ये जो चैप्टर है इसमें मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिकेबिलिटी व्यू है ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग, जैसे कि प्रैक्टिकेबिलिटी व्यू में मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल्स, मैंने पहले भी बताई है चीज, प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स के अलावा आपका पोस्टुलेट्स, इसके अलावा आपकी कन्वेंशंस, इसके अलावा मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। मैं ये टर्म्स आपको क्यों बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी चीज आपकी छूटे ना। मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, इसके अलावा एजम्पशंस,
ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जितने भी हमारे हैं, ये सारे के सारे ना, ये सारे के सारे हमारी क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे होते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मतलब कहने का मतलब ये है कि इन टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कहीं पर आपको लिखा मिलेगा प्रिंसिपल, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा पोस्टुलेट्स, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कन्वेंशंस, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा एजम्पशंस। सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे कितने होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, सारी प्रिंसिपल्स कन्वेंशन एक ही हैं, एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें देखिए, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, कन्वेंशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको कि आप मतलब इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, कि भैया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कराऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको भी याद करने का मैं तरीका बताऊंगा। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक तरीके से हमारे ये आइडियाज हैं, बेसिक आइडियाज। मैंने बताया था अभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक आइडियाज, और इसको आप एजम्पशंस भी बोल सकते हैं कि भैया ये चीज ऐसे होती है, इस चीज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ। अब अगर मैं आपको कह दूं कि रॉ मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल है ऐसा मटेरियल जो कि किसी भी गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को मान के चलोगे ना कि सर ये मटेरियल है जो कि हम गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेसिक आइडियाज, एजम्पशंस अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अलग अलग यहाँ से एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि भैया बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई चीज लिख देगा कि बताइए बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या होते हैं, और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लिखने के बाद में उसको कुछ इस तरीके से बेसिक आइडियाज, एजम्पशंस अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और इसी तरीके से कुछ 3-4 स्टेटमेंट और दे देगा, तो ना आपको उसका मतलब भी बताना पड़ सकता है। तो मैं इसीलिए सारी चीजें आपको बताता हूँ। ये होते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे, मैं आपको सारे लिखवाता हूँ लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 5 हेडिंग में, सारे लिखवाता हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे कौन कौन से हैं इसमें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे सबसे पहले हमारा है बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। दूसरा है हमारा बिजनेस एंटिटी मनी मेजरमेंट। तीसरा है हमारा गोइंग कंसर्न। चौथा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। पांचवा है हमारा कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट। और डुअलिटी। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। जिसको हम रियलाइजेशन भी बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन आगे इसके लिख सकते हैं आप। देन उसके बाद
यहाँ पर हमारा मैचिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर, एक कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंसी, एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ प्रूडेंस। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से, कंजर्वेशन ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस भी बोलते हैं इसको। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा मटेरियलिटी, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड और इसके अलावा कॉस्ट के बारे में। बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टोटल कॉन्सेप्ट कितने हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कॉन्सेप्ट है। 13 कॉन्सेप्ट में से आज हम 5 डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो देखिए, बिजनेस को ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है, ये बिजनेस का ओनर है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस का ओनर है। बिजनेस एक एंटिटी है और ओनर एक दूसरी एंटिटी है। हालांकि ओनर ने, इसी बंदे ने, इसी पर्सन ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन एक्चुअली ये दोनों एंटिटीज जो हैं अलग अलग है। बोथ द एंटिटीज आर सेपरेट, बोथ द एंटिटीज आर सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सेपरेट एंटिटी है। ये ही बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति या बिजनेस को चलाने वाले व्यक्ति की जो पहचान होती है वो बिजनेस से अलग होती है। अब देखिए इसमें, जब सपोज मान लीजिए व्हेन ए पर्सन, अगर कोई बंदा पैसा लेके आता है, व्हेन ए पर्सन, लेट्स से कि वो ओनर ही है, व्हेन ए पर्सन ब्रिंग्स सम मनी एज कैपिटल, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, इनटू हिज बिजनेस। तो एक तरीके से मैं बताऊं, ये कोई बंदा बिजनेस के लिए पैसे लेके आया, लेकिन वो पैसा क्या हुआ, वो पैसा बिजनेस के लिए लेके आया, बिजनेस के लिए पैसा तो हो गया, ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए, बिजनेस में पैसा आ गया, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी ही रहेगी। भाई पैसा आपने लिया है ना, एक तरीके से आप उसके कर्जदार हो गए। पैसा वो बिजनेस लेके आया तो अपने लगाए गए पैसे पे वो आपसे कुछ मांगेगा ना, क्या मांगेगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी। तो बेसिकली एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, liability of the business to the owner, ठीक है। तो अब हमारी एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी बन गई किसके प्रति, टुवर्ड्स द ओनर। भाई ये पैसा ओनर का ही है, उसने बिजनेस में वो लेके आया, लेकिन बदले में हमें वो पैसा कभी ना कभी तो उसको देना है। वो कैसे मांगेगा, कहेगा जो पैसा मैं लेके आया मेरे को प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए। तो एक तरीके से बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जब बिजनेस में कैपिटल आएगी तो बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बिजनेस में कैपिटल ओनर लेके आया, ओनर के कैपिटल को लाने की वजह से बिजनेस की लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। इसी तरीके से तो पहली सिचुएशन हो गई। और
दूसरी सिचुएशन, विड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर। इसमें क्या होगा, इसमें रिडक्शन इन ओनर कैपिटल। अब कोई बंदा है, ओनर है कंपनी का, पैसा लेके आया था, कैपिटल जो पैसा लेके आया उसने उस कैपिटल में से, जो पैसा लेके आया उस पैसे में से कुछ पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी ओनर की कैपिटल एक तो डिक्रीज हो जाएगी, रिडक्शन इन ओनर कैपिटल। और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइबिलिटी भी मेरी कम हो जाएगी, रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो देखिए इंपैक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे बन सकता है, बताइए अगर कोई ओनर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला बिजनेस से, तो क्या हुआ, किन दो चीजों में इंपैक्ट पड़ा भैया, एक तो उसकी ओनर की कैपिटल कम हो गई, और बिजनेस को भी अब पैसा उसको कम देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी हिस्सेदारी बिजनेस में कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, और कैपिटल उसने थोड़ी सी निकाल ली तो उसकी हिस्सेदारी भी कम हो गई, बिजनेस की लाइबिलिटी भी कम हो गई उस ओनर के प्रति। बात आ गई समझ में। तो ये था ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। ले लिया होगा, अब आगे बात करते हैं, चलिए देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ट्रांजैक्शंस और एनी हैपनिंग्स जो भी मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि मनी के टर्म्स में, जैसे कि सच एज सेल, सेल ऑफ व्हाट, सेल ऑफ गुड्स, भैया आपने सेल की, उससे क्या आया, पैसा आया, तो वो भी मॉनेटरी टर्म्स में हो गया। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट आपने पैसा कहीं पे किया तो मींस बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। और रिसिप्ट ऑफ इनकम, कहीं से पैसा आ रहा है, तो केवल केवल और केवल इन्हीं तरीके की ट्रांजैक्शंस को यू हैव टू रिकॉर्ड, आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ट्रांजैक्शंस हो गई या हैपनिंग्स हो गई, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी तरीके की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी चीज को खरीद रहे हो, कोई भी चीज को बेच रहे हो, किसी तरीके का एक्सपेंसेस कर रहे हो, कोई इनकम आ रही है, वो सारी की सारी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। केवल जो मनी के टर्म्स में ट्रांजैक्शन होंगी केवल वो ही रिकॉर्ड होगी। आपको ये मैटर नहीं करता आपने किसी का अपॉइंटमेंट किया, मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल हम देखेंगे पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी थी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, जो ट्रांजैक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट था उनको रिकॉर्ड करेंगे, जिनमें नहीं था उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। बात आ गई समझ में। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, देखिए क्या बोलता है, a business firm would continue to carry out its operations indefinitely
for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी बिजनेस फर्म है वो हमेशा लगातार चलता रहता है फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये नहीं कहेंगे कि हमेशा लगातार एक तरीके से इंडेफिनेटली, लेकिन हाँ उसकी एग्जिस्टेंस काफी लंबे समय तक रहती है, जिसको कि अभी आप नहीं जानते। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और एकदम से बिजनेस को आप लिक्विडेट नहीं कर सकते इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। मतलब क्या है इसका? देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। A business firm would continue to carry out its operations indefinitely. काफी लंबे समय तक उसके ऑपरेशन जो चलेंगे लगातार, काफी लंबे समय तक, जो हमें नहीं पता indefinitely कब तक चलेंगे, for a fairly long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. और जो कि लिक्विडेट नहीं हो सकता आने वाले समय में, जिसकी कोई संभावना नहीं। ये एक तरीके से हमें एक तरीके का बेसिस प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? बेसिस फॉर showing the value of asset in the बैलेंस शीट। मैं बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बताता हूं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है। देखिए फॉर एग्जांपल, साथ साथ बताऊंगा। आपने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है। उस कंप्यूटर का प्राइस कितना था? कंप्यूटर का प्राइस था ₹50,000, ठीक है। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है। एस्टिमेटेड लाइफ आपने कहा कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, एस्टिमेटेड लाइफ, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कुछ भी होता है, आप सभी जानते हो। एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसकी कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा अगर कंप्यूटर लैपटॉप की 5 साल, तो हमने कहा ये 5 साल चलेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, सपोज ये मैंने 2020 में खरीदा था। आई हैव परचेज दिस कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ 2020। क्या ये सही रहेगा कि मैं इस पूरे के पूरे 50,000 को साल 2020 की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करूं, शो करूं? या एक लॉजिकल वे ये रहेगा, क्योंकि आपको पता है आपने ये 50,000 रुपए क्यों लगाए? ये 50,000 रुपए आपने लगाए कि मैं इससे सर्विसेज ले सकूं, लेकिन ये सर्विसेज केवल आप एक साल में तो ले नहीं रहे। आने वाले, अगर आपने 2020 में ये चीज खरीदी है तो इसका बेनिफिट आप कब तक लोगे? 2025 तक लोगे कि नहीं? 2025 तक लोगे कि नहीं? 5 सालों तक। तो अगर ये लंबे समय तक चलेगा बिजनेस, तो अगर मैं कहूं 50,000 को और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 5 साल, तो मैं कहूंगा मैं 2020 की बैलेंस शीट में 10,000 रुपए दिखाऊंगा, 2021 में 10,000 दिखाऊंगा, 2022 में 10,000 दिखाऊंगा, ठीक है। दो 2023 में दिखाऊंगा, दो 2023 में कितना? 10,000 दिखाऊंगा। 2024 में देख लीजिए, तो मतलब 2020 अगर आपने लिया है तो 2024 तक आप जो है 10,000, पूरे मेरे 50,000 हो गई कि नहीं? 10,000 मैंने क्योंकि 2020 की बैलेंस शीट में दिखा दिए तो 2024 तक चलेगा। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5, है ना?
तो हमारे टोटल आपने लॉजिकल अलग अलग जितने साल ये मशीन यूज हुई आप उतने साल तक इसको दिखा सकते हो। तो 50,000 आप अलग अलग 10-10 हजार रुपए आपने अलग अलग सालों में दिखा दिया, क्योंकि बेनिफिट आप पूरा 5 साल का ले रहे हो ना। तो 2024 तक आप इसको इस तरीके से दिखा दो, इंस्टेड ऑफ शोइंग कि हाँ भैया हमने केवल पूरा का पूरा 2020 में इस्तेमाल करने की बजाय, वो लॉजिकल तरीका नहीं है क्योंकि बेनिफिट तो अलग अलग सालों में लोगे ना। तो जितना यूज कर रहे हो ना किसी भी चीज को, किसी भी एसेट को, केवल आप उतना ही उस साल में शो करोगे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चले। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जनरली क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बेसिकली क्या है? स्पैन ऑफ टाइम at the end of which financial statements of an enterprise are prepared. क्यों बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये जानने के लिए कि आपको कितना, किसी साल में कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और इसके साथ साथ आपकी एसेट्स लायबिलिटी की पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही आपको बोलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। भाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में, जीबी पंत पे। मैं आपको सारे पेपर भी कराऊंगा लास्ट ईयर के। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में आप सारे एसेट्स को कौन से प्राइस पे बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड in the book of accounts at their परचेज प्राइस पे हमेशा कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये चीज याद रखना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी एसेट्स होते हैं आप उनको हमेशा उनके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में। परचेज प्राइसेस को अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन पूछा था इस पर। विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको लाने की, कॉस्ट ऑफ एक्वायर करने की, उसको खरीदने की, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको लाने ले जाने की, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन, और उसको इंस्टॉल करने की, इंस्टॉलेशन, एंड मेकिंग, जो भी उसमें रिपेयर वगैरह अगर आपने करनी है, मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। रेडी टू यूज। जैसे अभी एग्जांपल देंगे हम आगे। फॉर एग्जांपल जून 19 में आपने एक ओल्ड प्लांट परचेज किया। जून 19 में आपने एक ओल्ड प्लांट परचेज किया, कितने का? ₹50 लाख। ये किसने परचेज किया? एक शिवा एंटरप्राइज कंपनी थी। ये शिवा एंटरप्राइज कंपनी है। इस शिवा एंटरप्राइज कंपनी ने इसको परचेज कर लिया।
ये क्या बनाती है? शिवा एंटरप्राइज कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट पाउडर बनाती है। ये मैन्युफैक्चर क्या करती है? ये दे आर मैन्युफैक्चरिंग द डिटर्जेंट पाउडर। ₹50,00,000 का तो आपने क्या खरीदा था? प्लांट को खरीद लिया, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसमें आपने ₹10,000 किस चीज के लगा दिए? ट्रांसपोर्टेशन के। उसमें आपने 15,000 लगा दिए रिपेयर्स के और 25,000 उस पे इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर दिया। तो परचेज प्राइस कितना हो गया हमारा? परचेज प्राइस टोटल हमारा आपका निकल के कितना हो गया? 50,00,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस 10,000 ट्रांसपोर्टेशन प्लस 15,000 रिपेयर्स प्लस 25,000 इंस्टॉलेशन। तो 5,50,000 रुपए हमारा परचेज प्राइस हो गया। सो इस प्राइस पे आप कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांजैक्शंस को इससे रिलेटेड रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर और कंसिस्टेंसी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।